केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। 10 बज रहे हैं रात के और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की पूरी खबर यानी खबर के साथ उसकी पूरी डिटेल देने का। और सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद के भाईजान की, हैदराबाद के ओवैसी ब्रदर्स की यहां पे बात करेंगे जो अपने बयानों के लिए मशहूर हैं। असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों ने ही राजनीतिक बयानों से एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ा दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने यहां पर इस बार तो सीधे सीधे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे दिया। उन्होंने इशारों इशारों में संकेत दे दिए कि AIMIM अगले साल 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ एंट्री लेगी। इससे यूपी की सियासत में एक और फ्रंट खुलता दिखाई देने लगा और यूपी की सियासत गर्मा गई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। योगी जी जमे हुए हैं और झंडे ये नहीं गाड़ पाएंगे, इनके झंडे उखड़ जाएंगे। वी द पीपल। ये आइन शुरू नहीं होता भारत माता के नाम से। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उस चुनाव की सरगर्मी अभी से महसूस होने लगी है। अब इस चुनावी रण में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी एंट्री का ऐलान कर दिया है। AIMIM के तेवर देखकर लगता है कि बिहार में अपनी पार्टी के प्रदर्शन से गदगद ओवैसी ब्रदर्स उत्तर प्रदेश में भी अपनी पैठ बनाना चाहते हैं और इसका काम असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को सौंपा है। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी, जिनका उल जुलूल बयानों से पुराना नाता रहा है, कभी वो पुलिस हटाने की चुनौती देते हैं तो कभी नेताओं को खुलेआम धमकाते हैं। इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी को चुनौती दी कि वो अगले साल उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला करने आ रहे हैं। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। हालांकि योगी तो योगी हैं, चैलेंज चाहे छोटा भाई दे या बड़ा, योगी को मंजूर है। जैसे ही मुस्लिम वोटरों को ढाल बनाकर चुनावी मैदान में उतरने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी को चुनौती दी तो योगी ने भी अपने अंदाज में उन पर तगड़ा पलटवार किया। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो भी आया शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली, लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटे अकबरुद्दीन ओवैसी को बीजेपी नेताओं ने जमकर आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया कि ओवैसी की हिंदू मुस्लिम बंटवारे वाली दाल उत्तर प्रदेश में नहीं गलने वाली और योगी के झंडे उखाड़ने का ख्वाब तो वो सिर्फ देख ही सकते हैं, पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ योगी जी को परास्त करने वाला अभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी तरफ से आ सकता है। योगी जी जमे हुए हैं और झंडे ये नहीं गाड़ पाएंगे, इनके झंडे उखड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और ओवैसी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स के जरिए अपना दावा मजबूत करने की फिराक में है। हालांकि बीजेपी का मानना है कि ओवैसी के इस प्लान से उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचने वाला।
बल्कि बीजेपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने तो ये दावा कर दिया कि इससे समाजवादी पार्टी के पीडीए वोट बैंक का खेल खराब होगा। आइए ना, किसने मना किया, क्या करेंगे, सबका स्वागत, आइए उनको भी देखेंगे और सबको देखते हैं ना, ओवैसी को देखा जाए, क्या बात है। मुसलमानों को इकट्ठा करने आ रहे हैं, किसने मना किया, देखते हैं। अभी तो हैदराबाद में इकट्ठे नहीं हुए, तो ऐसा कौन सा तीर चलाएंगे। योगी जी के नेतृत्व में शानदार काम चल रहा है, उसकी चिंता समाजवादी पार्टी कर रही है, हमको तो कोई चिंता नहीं। उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल के दावे में इसलिए भी दम नजर आता है क्योंकि अखिलेश यादव का पूरा फोकस पीडीए वोट बैंक पर ही है। अखिलेश के इस पीडीए फॉर्मूले में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटर आते हैं और अखिलेश की कोशिश है कि इन तीन समुदायों के वोटर एक मुश्त सपा के खाते में आए तो उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बन सकती है। लेकिन अगर ऐसे में ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में दम लगाएगी तो अखिलेश के अल्पसंख्यक वोटर्स में तो कमी आनी तय है। यही वजह है कि बीजेपी इन चुनौतियों को सीरियसली नहीं ले रही है और वो डंके की चोट पर ये कह रही है कि 27 में भी उत्तर प्रदेश में भगवा लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। AIMIM के शीर्ष नेता ने जैसे ही यूपी में ताकत आजमाने का ऐलान किया, यूपी में ओवैसी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जुबान भी खुल गई। उन्होंने AIMIM के मूल एजेंडे यानी डेमोग्राफी बदलने वाला पैतरा यूपी में भी आजमाना शुरू कर दिया। यूपी में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मुसलमानों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। इस बयान ने AIMIM की मानसिकता को एक बार फिर देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आखिर क्या कहा शौकत अली ने जिस पर सियासी बवाल मच गया, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कि हम दो और हमारे दो दर्जन। क्यों कोई खान, पठान, शेख, अंसारी, कुरैशी, सैयद क्यों नहीं बन सकता मेयर? 1 अरब 46 करोड़ 38 लाख 65,525। ये कोई बैंक फिगर नहीं है, ये यूएन के मुताबिक 2025 तक की भारत की आबादी है जो पल पल बढ़ रही है। ये बढ़ती जनसंख्या अपने आप में चिंता का सबब है क्योंकि संसाधन सीमित है। सरकार जनसंख्या कंट्रोल करने की कोशिशों में लगी, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जिनका एजेंडा है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना हो। ओवैसी की पार्टी AIMIM इसी सोच के साथ चलती है, इसी सोच के साथ चुनाव लड़ती है और इसी सोच के साथ मुसलमानों को बरगलाने का काम करती है। और अब AIMIM का ये बढ़ोतरी प्लान वो यूपी में भी लागू करना चाहती है। यूपी में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने खुले तौर पर मुसलमानों से कह दिया कि जितने हो सकें उतने बच्चे पैदा करो। लोग थोड़ा परेशान तो हैं कि हमारी आबादी बढ़ रही है। अरे देश की आबादी जितनी ज्यादा होगी देश उतना ही मजबूत होगा। चाइना की आबादी ज्यादा है, चाइना मजबूत है। हमारी आबादी जितना बढ़ेगी इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम दो और हमारे दो दर्जन। सुना आपने, हम दो हमारे दो दर्जन। यही तो सारा खेल है। असल में डेमोग्राफी बदलने की ये सनक पुरानी है। AIMIM का मूल एजेंडा है किसी भी जगह पर मुसलमानों की आबादी बढ़ाई जाए ताकि वो बहुमत में आ जाए, फिर सारे फैसले उनके, नेता उनके और नीतियां भी उन्हीं की होंगी। ओवैसी की पार्टी और कई मौलाना इसी डेमोग्राफी चेंज के एजेंडे को कई जगहों पर खुले मंचों से प्रोजेक्ट कर चुके हैं। मुंबई में तो चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने बुर्के वाली मेयर बनाने का ख्वाब भी पाल लिया था। देखिए, देश संविधान से चलता है, संविधान बराबरी की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। तो अगर इनका ऐसा बोलना है कि आई लव महादेव बोलने वाला ही मेयर बनेगा मुंबई का, तो मैं तो संविधान का पालन करने वाला आदमी हूं। तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? क्यों कोई खान, पठान, शेख, अंसारी, कुरैशी, सैयद क्यों नहीं बन सकता मेयर? बनेगा इंशाल्लाह। हमारा तो ये उम्मीद है कि एक दिन मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी इंशाल्लाह। हालांकि AIMIM का एक ख्वाब पूरा नहीं हो पाया, लेकिन लगता है कि जो चीज मुंबई में नहीं हो पाई, ओवैसी और उनके जिहादी कार्यकर्ता उसे यूपी में करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने साफ कर दिया कि यूपी में तो ओवैसी की पार्टी के इस मुस्लिम एजेंडे को
टिकने तक नहीं दिया जाएगा। अभी ये शौकत अली नहीं, शौक अली है। ये शौक का वस्तु अगर किसी को समझते हैं तो इनकी भूल है। भारत में महिला एक सम्मान का विषय है। ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि ओवैसी की पार्टी के शौकत अली अगले साल होने वाले चुनाव में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए तुष्टीकरण का ये पिटारा खोलकर बैठे हैं। उन्होंने एक बार फिर देश में मुसलमानों के असुरक्षित होने की बात कहकर मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की। सेकुलर पार्टी की 50 साल हुकूमत में 2,25,000 मुसलमान आजादी के बाद मारा गया, उसका कत्ल हुआ। आप बताओ मुझे, हुकूमत किसकी थी? कांग्रेस की। मुसलमान आज इस देश में, सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, दलित से बदतर अपनी जिंदगी गुजार रहा। कौन जिम्मेदार है? हमारी हुकूमत तो नहीं थी ना, हुकूमत तो कांग्रेस की थी। कौन जिम्मेदार है? बाबरी मस्जिद का इशू बीजेपी और आरएसएस को देने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है, वरना आज बीजेपी सत्ता में न होती। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि अगर उन्होंने अनर्गल बातें न करी तो यूपी में वोटों का ध्रुवीकरण तो दूर, उनके कई प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त होने की नौबत आ सकती है। यानी मुसलमान, आबादी, तुष्टीकरण और मॉब लिंचिंग, ये शब्द उसके लिए राजनीति के की वर्ड है, जिनके बिना ओवैसी और उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुना आपने, अब भाईजान की ही पार्टी के एक और नेता का बयान को सुनवाते हैं, जो हिंदुओं को तो छोड़िए मुसलमानों को ही 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश के AIMIM नेता तौकीर निजामी ने महाराष्ट्र के जलगांव में मुसलमानों की इन 3 कैटेगरी पर ऐसा क्या कह दिया जिस पर भयंकर विवाद छिड़ गया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हैदराबाद वाले भाईजान के पाले टट्टू मुसलमानों को बरगलाने के लिए जो न करें सो कम। छोटे ओवैसी ने योगी को चैलेंज किया। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष डेमोग्राफी बदलने के मिशन पर है, तो अब पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से AIMIM नेता तौकीर निजामी ने मुसलमानों के 3 धड़े बांट दिए। उन्होंने महाराष्ट्र के जलगांव में हिंदुओं पर जो बोला वो तो बोला, मुसलमानों को भी निशाने पर ले लिया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 3 तरह के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। और एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा तुम्हें साथियों। मेरे जलगांव के लोगों, बताओ कौन से मुसलमान हो आप? सुना आपने, ओवैसी की पार्टी के नेता का मानना है कि जो मुसलमान AIMIM के साथ नहीं, वो दोयम दर्जे का। दर्जा तो छोड़िए, उनके मुताबिक वो मुसलमान जूते खाने लायक। ये तो सोच है इनकी। मुसलमानों के मसीहा बनने वाले ओवैसी के ये टट्टू मुसलमानों को ही 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। उनके इस बयान ने उन्हें समाजवादी पार्टी के निशाने पर ला दिया। सपा समेत कई पार्टियों ने इस मुद्दे पर AIMIM नेता तौकीर निजामी पर हमला बोला कि ये सिर्फ स्पॉइलर रोल में है और ये मार्जिन में बदलाव करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। आप देख लीजिए, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहां जहां ये वोट पाए हैं, वहां इन्होंने इंडिया गठबंधन और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उनको हराने का काम किया है। जहां जहां इन्होंने जो है, आप देखिए, जहां इनको जनता ने नकारा है, वहां भाजपा हारी है। तो सीधा सीधा जो है, जो चुनाव के नतीजे हैं, वो पूरा साफ इस बात को दर्शाता है। MIM क्यों लड़ रही? पीस पार्टी तो लड़ेगी, उसका तो वजूद है। हमारा नारा एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। और इनका नारा है कि मुसलमान 3 तरह के होते हैं, जूता खाने वाले, जूता चाटने वाले। इतने बदतमीज लोग ये हो गए हैं। इनके बाप दादा जूता चाटने वाले थे क्या? अब ये चुनाव लड़ने गए
जो लोग हाय हाय कर रहे हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं उस तकरीर पर, उनसे पूछे कि उनके बाप दादा किसको वोट देते थे। हालांकि ये वीडियो 9 जनवरी का बताया गया। जानकारी के मुताबिक तौकीर निजामी ने महाराष्ट्र के जलगांव में विवादास्पद बयान दिया था, लेकिन मुद्दा यही है कि बात चाहे कभी भी कही गई, कहीं भी कही गई, किसी भी मकसद से कही गई, बात तो बात है। और सवाल बात का नहीं, सवाल सोच का है। AIMIM के नेताओं के दिमाग में ये फीड किया जा चुका है कि मुसलमानों के वोट मतलब उनकी बपौती, और अगर कोई मुसलमान उनकी सोच से ताल्लुक नहीं रखता तो उनके हिसाब से वो जूते खाने लायक है। दूसरा मुसलमान जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बताओ कौन से मुसलमान है? और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की इस बेइज्जती से अब वहां की जनता भी त्रस्त आ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ, समझाते हैं आपको। मुनीर और शहबाज के खिलाफ उसी के देश के नेता अब खुलकर बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं। पाकिस्तानी नेताओं का मानना है कि फील्ड मार्शल और कटोरा शरीफ पाकिस्तान को बेच खाएंगे। पाकिस्तान चारों तरफ से बुरी तरह घिर गया है। इस बीच उसे पठान की धमकी भी डराने लगी है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जब पाकिस्तान में खुद के जो उसकी आवाम है वो शरीफ के खिलाफ खड़ी हो गई है, विवाद खड़ा हो गया है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कट्टरपंथ की स्याही से खींची गई लकीरों पर बना पाकिस्तान आज अंतिम सांसें ले रहा है। यहाँ जमहूरियत का जनाजा उठ रहा है। सेना के शॉपिंग मॉल के बाहर आटे की लड़ाई में जुटी आवाम, या फिर कट्टरपंथ का सिरप पिलाने वाले मौलाना, हर कोई अब समझ चुका है कि पाकिस्तान के भविष्य को लकवा मार चुका है। ये पाकिस्तान की जमीयत उलेमा के नेता हैं मौलाना फजलुर रहमान। यूं तो मौलाना राजनीतिक रूप से शहबाज शरीफ के विरोधी हैं, लेकिन पहली बार मुल्क की बिगड़ती सेहत देखकर इनसे रहा नहीं गया और राजनीतिक बयानबाजी से दूर पाकिस्तान की सियासी पंचायत में साफ कह दिया कि शहबाज ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे हुक्मरानों की खारजा पॉलिसी, कामयाब खारजा पॉलिसी, मकबूल तरीन खारजा पॉलिसी कि इंडिया से भी जंग, अफगानिस्तान से भी जंग, चीन भी नाराज, ईरान भी नाराज, और इस माहौल में वो समझते हैं हम पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। बेड़ा गर्क कर दिया तुमने पाकिस्तान का। पाकिस्तान में सरकारी तंत्र का हर पद उस शाख की तरह है जहां हर पद पर उल्लू बैठा है, और यही वजह है कि अब मौलाना भी शहबाज पर ताना मार रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को हर तरफ से पिटवाने का इंतजाम कर लिया है। मतलब भारत तो मन मुताबिक पिटाई कर ही रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के पठान भी अब नहीं छोड़ रहे। उधर ट्रंप की चमचागिरी भी भारी पड़ गई और चीन नाराज है, तो वहीं गाजा में सिक्योरिटी गार्ड बन चुकी मुनीर की सेना को देखकर ईरान भी खुश नहीं। मतलब मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ की बंटी बबली जोड़ी ने पाकिस्तान को बेच खाने का इंतजाम कर लिया, और इसी बात पर मुल्ला टू मौलाना सब उनसे खफा है। अजीब बात यह है कि अफगानिस्तान का एक अनार पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता, अफगानिस्तान का एक सरदा पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता, अफगानिस्तान का एक गर्मा पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता, और दहशतगर्द आ रहे हैं। मौलाना मुल्ला मुनीर का मखौल बना रहे हैं, लेकिन इस हंसी के पीछे बड़े दर्द भी छिपे हैं, क्योंकि जिस अफगानिस्तान में सिप सिप करके चाय पीने के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश के जाल बुन रहा था, तो वहीं आज ये चाय उसे बड़ी महंगी पड़ रही है। अफगान के पठान तो मुनीर सेना को पहाड़ों तक पीट रहे हैं। अफगानिस्तान के नेता भी अब मुल्ला पर अटैक को तैयार है। जिन्ना ने जिस इरादे से पाकिस्तान का सपना देखा था, अंजाम तो यही होना था, क्योंकि जिस मुल्क की नींव में ही जहालत के सबूत मिलते हैं, जिस मुल्क के नक्शे में ही जिहाद के निशान दिखते हैं, उस मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं बल्कि बेड़ा नर्क होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और पाकिस्तान की मुसीबत यहां पे खत्म नहीं होती। सूत्रों का दावा है कि आईसीसी के एक्शन से बिलबिलाया पाकिस्तान आखिरकार घुटनों पर आ ही गया। पीसीबी और खुद शहबाज शरीफ ने जिस मैच का बाइकॉट करने का ऐलान किया था, अब वो उसी मैच को खेलने के लिए आईसीसी के पीछे घूम रही हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। कट्टरपंथी बांग्लादेश से दोस्ताना निभाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर घुटनों पर आ गया। T20 वर्ल्ड कप को लेकर गीदड़ भपकी देने वाले पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया है। दुनिया के अलग अलग मंचों पर अपनी बेइज्जती करवा चुके शहबाज की फजीहत वाली डायरी में अब एक और घटना जुड़ गई, जो शहबाज क्रिकेट के जरिए मुसलमान और कट्टरपंथ मुल्कों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा था। उस शहबाज की उसी के मुल्क के क्रिकेट बोर्ड ने अब नाक कटवा दी है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर भारत में लंबे वक्त से विरोध जारी है। इसी को लेकर बांग्लादेश ने भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के कंधे से कंधा मिला रहा था। T20 वर्ल्ड कप जो है, उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये खेल का मैदान है, ये सियासत नहीं है। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने एक बड़ा सोच समझ के हमने स्टैंड लिया है और इस हवाले से हमें बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े होना चाहिए इंशाअल्लाह। इस विवाद के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच बैठक हुई। आईसीसी ने पाकिस्तान की सभी शर्तें खारिज कर दी और पीसीबी को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी अब यू टर्न लेगा और 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाला मुकाबला खेलेगा। पाकिस्तान ने पहले भारत से मैच खेलने से इनकार कर दिया था, जिसका ऐलान कहीं और से नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान सरकार के एक्स हैंडल से किया गया था। जानकारी सामने आई थी कि टूर्नामेंट के बहिष्कार का दबाव मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ ने ही बनाया था। 26 जनवरी को मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ की बैठक भी हुई थी, जिसके बाद 1 फरवरी को पीसीबी ने भारत के साथ खेलने से इनकार कर दिया था। लेकिन आईसीसी की सख्ती के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड घुटने टेक चुका है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आईसीसी और पीसीबी के अधिकारियों की बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने 3 शर्तें रखी। उसकी पहली शर्त थी कि आईसीसी की कुल कमाई में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाया जाए। दूसरी शर्त ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज बहाल की जाए और तीसरी शर्त कि मैदान पर हैंडशेक प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जाए। लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान की तीनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। भारत पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाना है। यह मैच श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में खेला जाएगा। आईसीसी की चेतावनी के बाद आदतन पाकिस्तान सरेंडर जरूर कर चुका है, लेकिन देश में एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो भारत पाकिस्तान मुकाबले का विरोध कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिरकार पाकिस्तान घूम फिर के घुटनों पे आ ही गया और मैच खेलने को तैयार हो ही गया। क्या रुक रहे हैं ब्रेक के लिए? ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।